नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले बेगम बंगाल को बना देगी मिनी पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। इस सीट पर ममता बनर्जी और टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर है। मतदान से पहले दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी के तहत शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बेगम यानी कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करते करते पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने मुझ पर हमला किया। नंदीग्राम में किसी व्यक्ति ने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन आप यूपी बिहार से गुंडे लाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को ईद मुबारक कहने की आदत है, इसलिए आज उन्होंने होली की बधाई की जगह आपको होली मुबारक कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप बेगम को वोट देंगे तो वह बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। उन्होंने कहा कि बेगम अचानक डर गई है, अब मंदिरों में जाने लगी क्योंकि उन्हें इस चुनाव में हार का डर सता रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को होली के तुरंत बाद मिलेगा तोहफा, बैंक अकाउंट में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए सालाना ट्रांसफर करती है। 6,000 रुपए की यह रकम 3 किस्तों में सरकार की तरफ से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों की 8वीं किस्त होली बाद उनके अकाउंटों में आएगी। अगर आपने भी इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और जानना चाहते हैं कि इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके होम पेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा। फार्मर कॉर्नर सेक्शन के भीतर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लाभार्थी की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो आप अपना नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए प्रोसेस के द्वारा जुड़वा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पासपोर्ट मामले में महबूबा मुफ्ती को हाईकोर्ट से मिला झटका, बताया अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट मामले में नया मोड़ आ गया है। महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट का रिन्यूअल खारिज करने के खिलाफ श्रीनगर हाई कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कोर्ट से निर्देश देने की मांग की। हालांकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि हाई कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आपको बता दें दोस्तों, महबूबा मुफ्ती के मामले की सुनवाई करते हुए श्रीनगर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कहा कि पासपोर्ट ऑफिसर ने पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट का रिन्यूअल रद्द किया है। ऐसे मामलों में कोई निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जैसे मामलों में कोर्ट के पास सीमित अधिकार क्षेत्र ही बनता है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है। कोर्ट ने भी कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई वजह नहीं जान पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 27 मार्च को श्रीनगर स्थित पासपोर्ट ऑफिस ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट आपके अनुकूल नहीं है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती भड़क गई थी और वह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक दिन में आए कोरोना के रिकॉर्ड 68,020 नए मामले, 291 मरीजों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, होली के बीच देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 68,020 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1.20 करोड़ से अधिक हो गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार लगातार 19वें दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई। वर्तमान में देश में कोविड-19 के 5,21,808 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो कि कुल मामलों का 4.33% है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मरीजों के ठीक होने की दर 94.32% रह गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12.70 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 27.8 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान वैश्विक मामले और मौतों का आंकड़ा क्रमशः 12,70,92,284 और 27,82,944 है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, रैलियों प्रदर्शनों पर 15 दिनों तक लगाई रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में 15 दिनों के लिए प्रदर्शनों, रैलियों और पार्टियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने जनता को राहत देते हुए अभी लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पिछले कुछ समय से कोरोना के काफी नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने अहम कदम उठाया है। कर्नाटक सरकार ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हम स्कूल कॉलेजों को बंद नहीं करने जा रहे हैं। हमने स्कूलों को लेकर सुझाव मांगे हैं। जब 15 दिन के बाद परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तब समीक्षा की जाएगी। सरकार ने आदेश में आगे कहा कि आज से अगले 15 दिनों तक राज्य में कोई भी रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन नहीं कर सकेगा। अपार्टमेंट में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए पार्टियां या फिर सेलिब्रेशन पर भी आज से रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन भी पूरा नहीं लागू किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार के शरणार्थियों को न मिलेगा भोजन और नहीं पानी, मणिपुर सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार स्थानीय प्रशासन या सिविल सोसाइटी म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को न तो पनाह दे सकेंगे और न ही भोजन। आदेश के अनुसार केवल मानवीय आधार पर और बेहद गंभीर चोट के हालात में मेडिकल सहायता दी जा सकती है। यह आदेश चंदेल, टेंगनो उपुल, केमजोंग, उखरुल और चुंडांतपुर जिले के अधिकारियों को जारी किया गया और म्यांमार के नागरिकों के अवैध प्रवेश को लेकर पर्याप्त कदम उठाने को कहा गया है। भारत को उम्मीद है कि उसके पड़ोसी देश के बड़ी संख्या में शरणार्थी यहां प्रवेश करेंगे, क्योंकि वहां के सैन्य शासकों ने यंगून समेत देश के 9 क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों पर शुक्रवार को गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसमें कम से कम 90 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल है। उसी दिन जारी आदेश के अनुसार मणिपुर सरकार ने कहा कि जिला प्रशासन या सिविल सोसाइटी को शरणार्थियों को भोजन और आश्रय देने के लिए शिविर नहीं खोलने चाहिए। आदेश के अनुसार भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों को विनम्रता पूर्वक लौटा देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन के मुकाबले भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी मारक क्षमता, जल्द मिलेंगे और 10 राफेल विमान। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और मजबूत होने जा रही है। 1 महीने के भीतर वायुसेना के बेड़े में और 10 राफेल लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। इससे राफेल विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन के गठन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। नए विमानों के आने से वायुसेना में राफेलों की संख्या 21 हो जाएगी। इससे पहले वायुसेना के अंबाला बेस में 17 स्क्वाड्रन में 11 लड़ाकू विमान शामिल हो चुके हैं। सरकार से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों ने बताया है कि 3 राफेल लड़ाकू विमान 2 से 3 दिन में फ्रांस से सीधे उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे, जिन्हें आसमान में ही मित्र वायुसेना द्वारा ईंधन दिया जाएगा। इसके बाद अगले महीने के दूसरे पखवाड़े में 7 से 8 लड़ाकू विमान और उनके ट्रेनर वर्जन मिलेंगे। इसके साथ ही हमारी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन गई WHO टीम ने कहा, जानवरों से ही इंसानों में कोरोना फैलने की आशंका, लैब वाली थ्योरी के सबूत नहीं। जी हां दोस्तों, कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन का दौरा करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के चमगादड़ से अन्य जानवरों के जरिए मनुष्य में फैलने की आशंका है। प्रयोगशाला से वायरस फैलने की आशंका बहुत कम है।
समाचार एजेंसी एपी को मिली जांच टीम की मसौदा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। हालांकि जांच रिपोर्ट में उम्मीद के अनुसार कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। टीम ने प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने के पहलू को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं पर आगे जांच करने का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट को जारी किए जाने में लगातार देरी हो रही है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चीन पक्ष जांच निष्कर्ष को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा, ताकि चीन पर कोविड-19 महामारी फैलाने का दोष न मढ़ा जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह के अंत में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि टीम की रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर हमला, दरवाजे और सीढ़ियां तोड़ी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की नई घटना सामने आई है। दरअसल रावलपिंडी शहर में 100 साल से भी अधिक पुराने एक हिंदू मंदिर पर अज्ञात लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। पुलिस को मिली शिकायत में यह बात कही गई है। इस मंदिर के नवीनीकरण का काम चल रहा है। शिकायत के अनुसार शहर के पुराने किला इलाके में शनिवार शाम 7:30 बजे 10 से 15 लोगों के समूह ने मंदिर पर हमला किया और ऊपरी मंजिल के मुख्य द्वार तथा एक अन्य दरवाजे के साथ साथ सीढ़ियां भी तोड़ दी है। डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार इवेंक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड उत्तरी जोन के सुरक्षा अधिकारी सैयद रजा अब्बास जैदी ने रावलपिंडी के बन्नी थाने में शिकायत दी, जिसमें बताया गया है कि पिछले 1 महीने से मंदिर के निर्माण और नवीनीकरण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर के सामने कुछ अतिक्रमण किया गया था, जिसे 24 मार्च को हटा दिया गया है। मंदिर में धार्मिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई और न ही वहां पूजा के लिए कोई मूर्ति रखी गई है। उन्होंने मंदिर और उसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत नेपाल बॉर्डर में फिर से बड़ी सख्ती, कोरोना जांच के बाद ही मिलेगी एंट्री की परमिशन। जी हां दोस्तों, दुनिया में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाली नागरिकों को विषम परिस्थितियों में ही जांच पड़ताल के बाद सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं भारत से नेपाल जाने वालों को कोरोना जांच के बाद प्रवेश मिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीयों को सिर्फ भैरहवा तक जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए 72 घंटे के अंदर की कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 10 माह तक सीमा को सील किया गया था। आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा था। 2 माह पूर्व पैदल आने जाने की छूट नागरिकों को मिली है। नेपाल के लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने भारतीय हाट बाजारों में आने लगे हैं। कोइलाबाद सीमा से निकलकर भारी संख्या में नेपाली बालापुर बाजार में सामान खरीदने लगे थे। हालांकि उन्हें जांच पड़ताल के बाद ही आने की छूट होती थी। उधर कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने पर सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के शरीर में 7 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है फाइजर की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी तेजी से अपना पैर फिर से पसारने में लगी है। इस पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने भी वैक्सीनेशन तेज कर दी है। इस बीच ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसमें फाइजर वैक्सीन को सबसे बेहतर पाया जा रहा है। दरअसल जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है और उनकी जान बच चुकी है, उनके शरीर में फाइजर की वैक्सीन बेहद असरदार साबित हो रही है। फाइजर वैक्सीन सामान्य व्यक्ति जिसे कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है, उसके मुकाबले संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर में 7 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बना रही है। खास बात यह है कि सिर्फ एक ही डोज में एंटीबॉडी 3 गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड, शेफील्ड, लिवरपूल, न्यूकैसल और बर्मिंघम इलाके में वैक्सीन ले चुके लोगों पर शोध किया गया। इस शोध में पाया गया है कि फाइजर की वैक्सीन उन लोगों पर कहीं बेहतर तरीके से काम कर रही है जो पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। फाइजर वैक्सीन की एक डोज सामान्य व्यक्ति द्वारा ली गई 2 डोज के बराबर काम करती दिख रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आगे और पीछे के 24 घंटों के मौसम अपडेट्स। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव तक हुई। हीट वेव सौराष्ट्र और कच्छ और उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में हुई है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ है। केरल में 1 या 2 जगह पर भारी वर्षा के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है। तमिलनाडु और सिक्किम की पहाड़ियों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं बात करें दोस्तों अगले 24 घंटों के मौसम समाचार की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और गुजरात में हीट वेव जारी
बर्फबारी रहेगी। उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल की पृथक जेब की हीट वेव की स्थिति में आ सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम से आने वाली तेज धूल भरी हवाएं 30 मार्च से उत्तरी मैदानों पर शुरू हो जाएंगी। हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ पश्चिमी हिमालय पर अगले 24 घंटों तक भारी बारिश रहने की उम्मीद है। केरल और अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अब नॉर्थ इंडिया पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अलग अलग पड़ चुके इलाकों में अलग अलग ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, होली के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया और आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी ने पिछले 4 दिनों से कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले 2 दिनों में 1 लीटर तेल के खुदरा दाम में 39 पैसे तक की कमी की गई थी। आपको बता दें दोस्तों, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 78 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने के दाम में पूरे 12,927 रुपए की गिरावट। जाने निवेश पर मिलेगा तगड़ा मुनाफा या होगा घाटा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच पैदा हुए आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने गोल्ड में निवेश पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। इसी का नतीजा निकला कि निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी के दम पर अगस्त 2020 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। गोल्ड ने 2020 के दौरान निवेशकों को जमकर मुनाफा कमा कर दिया। दिल्ली सराफा बाजार में 7 अगस्त 2020 को गोल्ड की कीमत 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं चांदी की कीमत भी इस दिन सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आती गई, वैसे वैसे सोने चांदी के दाम गिरने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ दूसरे निवेश विकल्पों पर रुख करना शुरू कर दिया, जिससे कीमती पीली धातु के दाम 7 अगस्त 2020 के भाव से शुक्रवार 26 मार्च 2021 तक 12,927 रुपए की गिरावट के साथ 44,081 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी 7 अगस्त 2020 को 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो बीते शुक्रवार को 13,564 रुपए कम होकर 64,276 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यांमार में नागरिकों की हत्या पर यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार में सुरक्षा बलों द्वारा तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की हत्या पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बाइडेन ने रविवार को कहा कि यह भयावह है, यह पूरी तरह क्रूरता है और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक काफी संख्या में लोगों को बेवजह मारा गया है। वे म्यांमार में सेना तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्दोष लोगों के खिलाफ सैनिकों द्वारा बल प्रयोग किए जाने और इस दौरान हाल में लोगों की हत्या के संदर्भ में बोल रहे थे। सदन की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख सांसद ग्रेगरी मिक्स ने कहा कि म्यांमार के राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस पर शनिवार को 100 से ज्यादा लोगों की जान गई और यंगून में अमेरिकी केंद्र पर गोलियां दागी गई। इस घटना की जांच की जा रही है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।